हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 24 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2021 और 22 में जो अवार्ड दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है एबेल पुरस्कार। दोस्तों एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 का किसे दिया गया तो ध्यान रखना है डेनिस सुलिवन को, जो कि अमेरिका के हैं। और 2021 का किसे दिया गया था तो लासजलो लोवास, ये हंगरी के हैं, इन्हें 2021 का दिया गया। ठीक, ध्यान रखना है एबेल पुरस्कार ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और 2022 का डेनिस सुलिवन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स का। तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किससे मिला तो ये मिला है हरनाज कौर संधू, और यहाँ पर ध्यान रखना ये इंडिया की है। ठीक है, हरनाज कौर संधू ये इंडिया की है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब ये कैरोलिना वेलावस्का ने जीता है। प्रितिजर पुरस्कार 2022 तो ये जीता है फ्रांसिस केरी ने। और दोस्तों जो प्रितिजर पुरस्कार है ना ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में ये दिया जाता है, यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। अगला है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। अब इसमें देखिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला तो ये मिला है रणवीर सिंह को। इनकी फिल्म कौन सी रही 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला तो ये मिला कृति सेनन को। फिल्म कौन सी है मिमी। और फिल्म ऑफ द ईयर किसे चुना गया तो पुष्पा द राइज, ये फिल्म ऑफ द ईयर रही। दोस्तों ये सारे अवार्ड आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं और जो कल या परसों आपको अवार्ड की रिवीजन कराए वो आपको याद हो चुके होंगे और इस तरह से आपको ये सारे भी अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए अब शुरू करते हैं कल का रिवीजन। तो ये कल के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है कानपुर के कितने गांव को नगर निगम में शामिल किया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 18 गांव को। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश के कितने जिलों में वन क्षेत्र घटा है तो उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में जो है वन क्षेत्रफल घटा है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और इसके साथ ही अगर आपको लास्ट 6 मंथ उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो PDF ई बुक है इसमें हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ यूपी GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विराट चौधरी ने उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है तो ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्र सरकार ने 26 मई 2022 से एक वित्तीय वर्ष में कितने से अधिक लेन देन पर पैन या आधार अनिवार्य कर दिया है तो 20 लाख से अधिक लेन देन पर जो है केंद्र सरकार ने पैन या आधार अनिवार्य कर दिया है। वहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक दिन में अगर 50,000 से अधिक लेन देन होता है तो वहां पर भी पैन या आधार अनिवार्य होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के नंजनारायण टैंक को 17वां पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। तो ध्यान रखना है नंजनारायण जो टैंक है ये 17वां पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित हुआ जो कि तमिलनाडु का है। अगला क्वेश्चन है 22 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 22 मई को जो है विश्व भर में विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अमृतसर में जन्मे पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श भट्ट जिन्हें रुस्तम हिंद के नाम से भी जाना जाता है उनकी 144वीं जयंती किस दिन मनाई गई
तो 22 मई को जो है इनकी 144वीं जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, रुचि सोया कंपनी ने पतंजलि फूड बिजनेस को कितने करोड़ में खरीदने की घोषणा की? तो ध्यान रखना है 690 करोड़ रुपए में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने? तो ये बने हैं मुशफिकुर रहीम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम के एमडी और सीईओ कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विजय शेखर शर्मा। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है विजय शेखर शर्मा जो कि पेटीएम के एमडी और सीईओ बन गए हैं। विजय शेखर शर्मा जो है ये पेटीएम के अगले 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। इनका जो कार्यकाल है वो 19 दिसंबर 2022 से 18 दिसंबर 2027 तक रहेगा, यानी अगले 5 सालों तक। दोस्तों पेटीएम की अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो अगस्त 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई। और पेटीएम का जो मुख्यालय है यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में पेटीएम का हेडक्वार्टर है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो पेटीएम है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके जो अगले प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए वो कौन है? तो विजय शेखर शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नदी के किनारे तटीय जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी को अविरल और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है जैविक खेती व वनीकरण को बढ़ावा देगी। अब ऐसे में क्या है कि गंगा नदी के जो 27 जिले हैं यानी गंगा नदी जिन 27 जिलों से होकर के गुजरती है उसके दोनों किनारों पर 10 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने की योजना है। अब इसमें क्या है दोस्तों, जैविक खेती में इसमें रासायनिक खादों व कीटनाशकों की जगह उपज बढ़ाने और फसलों के सामयिक संरक्षण के लिए पूरी तरह जैविक उत्पादों का प्रयोग होगा, जिससे रासायनिक खाद व कीटनाशक का जहर गंगा में नहीं घुल सकेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक पहल शुरू की है। किस तरह की पहल? जैविक खेती की पहल। यानी गंगा नदी के तटीय जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, उनमें जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अब दोस्तों जैविक खेती होता क्या है? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, तो जैविक खेती जो है कृषि की एक ऐसी विधि होती है जिसके अंतर्गत जो उर्वरक हैं, इसके अलावा जो कीटनाशक हैं, इसका उपयोग निम्नतम किया जाता है, यानी ना के बराबर जो है इनका उपयोग किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और इसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हरी खाद, कंपोस्ट जो खाद होती है उसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जैविक खेती के लाभ क्या होते हैं अगर इसके बारे में देखें तो अगर कृषकों की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए भूमि की जो क्षमता है उपज की वो बढ़ती है। इसके अलावा सिंचाई जो है ये अधिक समय तक बनी रहती है। इसके साथ ही रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में भी कमी आती है, क्योंकि कीटनाशक है या इसके अलावा जो रासायनिक खाद्य हैं इनका प्रयोग कम किया जाएगा तो लागत में भी कमी आएगी और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। और इसके साथ ही मिट्टी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैविक खाद के उपयोग करने से जो भूमि की गुणवत्ता है वो खराब होती है। तो अगर इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो भूमि की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही भूमि की जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी और भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होगा। और अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो भूमि के जल स्तर में वृद्धि होती है। मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से जो प्रदूषण होता है उसमें कमी आती है। और इसके साथ ही कचरे का उपयोग, क्योंकि इसमें कंपोस्ट खाद का प्रयोग किया जाता है जैविक खेती में, तो क्या होगा, इससे कचरे का उपयोग किया जाएगा तो इसमें जो है जो कचरे से बीमारियां होती हैं वो भी कम होंगी। क्यों? क्योंकि उस कचरे को जो है खाद के रूप में बदला जाएगा। तो ये सारे लाभ होते हैं जैविक खेती के। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है गंगा नदी के किनारे जो जिले हैं, तटीय क्षेत्र हैं, उनमें जैविक खेती और वनीकरण को बढ़ावा देगी। तो ध्यान रखना है, अगर नदी पूछा जाए तो गंगा आपका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया, इसे कितने करोड़ रुपए में स्थापित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 220 करोड़ रुपए में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया, इसे 220 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो दूरसंचार उद्योग को भारत के भीतर अपने उत्पादों का परीक्षण एवं सत्यापन करने के और विदेशों में सुविधाओं पर उनकी निर्भरता को कम करने में सक्षम बनाना है। अब ये जो 5G टेस्ट बेड है, ये आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम है। दोस्तों, ये जो 5G टेस्ट बेड है, इसका जो विकसित किया गया, इसे जो विकसित किया गया वो किस संस्थान की ओर से किया गया? तो ध्यान रखना है, IIT मद्रास के द्वारा इसे विकसित किया गया। और इसके साथ ही जो IIT मद्रास है, इसके नेतृत्व में IIT कानपुर, जो उत्तर प्रदेश में IIT कानपुर सहित 8 संस्थानों द्वारा जो है एक मल्टी इंस्टीट्यूट सहयोगी परियोजना के रूप में इसे विकसित किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस संस्थान ने जो है इसे विकसित किया है, तो मुख्य रूप से IIT मद्रास और 8 सहयोगी संस्थान, जिनमें IIT कानपुर भी शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखना है कि हमारे देश में भी अब जो है 5G नेटवर्क जो है शुरू करने की तैयारी जो है वो तेज हो गई है। और दोस्तों, 5G नेटवर्क की अगर बात की जाए कि सबसे पहले जो 5G नेटवर्क है वो देश में किन शहरों में आएगा, तो शुरुआत में जो है देश के 13 बड़े शहरों में, ठीक ध्यान रखना, 13 बड़े शहरों में 5G नेटवर्क को लॉन्च किया जाएगा। और वो शहर कौन कौन से हैं, तो उनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। इनमें आपका बेंगलुरु हो जाएगा, चंडीगढ़ है, गांधीनगर है, अहमदाबाद, हैदराबाद, जामनगर, गुरुग्राम, कोलकाता, चेन्नई। और उत्तर प्रदेश का शहर कौन सा रहेगा? तो लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश का है, पुणे, दिल्ली और मुंबई। ये बड़े शहर हैं जिनमें शुरुआती तौर पर जो है सबसे पहले 5G नेटवर्क को लॉन्च किया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना है, अब जल्द ही 5G नेटवर्क जो है वो देश में लॉन्च हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंथनी अल्बनीज। और यहां पर इमेज में देख सकते हैं, ये है एंथनी अल्बनीज, जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के नेता है एंथनी अल्बनीज। ये जो है देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। अल्बनीज ने 9 साल बाद सत्ता के लिए अपने इंतजार को खत्म करते हुए चुनाव में जीत का दावा किया। और इसके साथ ही एंथोनी अल्बनीज देश के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। लिबरल नेशनल गठबंधन का नेतृत्व कर रहे निवर्तमान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ये जो है हारे हैं, यानी ये इनके प्रतिद्वंदी थे। 59 वर्षीय नए प्रधानमंत्री ने कैनबरा के गवर्नमेंट हाउस में एक संक्षिप्त समारोह में शपथ ली। तो ध्यान रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया के नए जो प्रधानमंत्री बन गए हैं वो कौन है? तो एंथनी अल्बनीज। ठीक, ध्यान रखना, इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जो थे वो स्कॉट मॉरिसन थे, लेकिन अभी जो है कौन बन गए हैं? एंथनी अल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। और ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल क्या है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विवेक कुमार को। दोस्तों, IFS अधिकारी हैं विवेक कुमार, इन्हें जो है प्रधानमंत्री का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। IFS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IFS का फुल फॉर्म होता है। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने PM मोदी के प्रेस सचिव के रूप में विवेक कुमार के नामांकन को स्वीकार कर लिया। विवेक कुमार प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक हैं और 2004 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी IFS अधिकारी हैं। विवेक कुमार संजीव कुमार सिंगला से PM मोदी के निजी सचिव का पद संभालेंगे। इजराइल में भारत के राजदूत संजीव कुमार सिंगला पदभार संभालने के लिए तैयार हैं। यानी अभी तक जो प्रधानमंत्री के निजी सचिव थे वो कौन थे? तो वो थे संजीव कुमार सिंगला। और इन्हें जो है अब किस पद पर नियुक्त किया गया? तो संजीव कुमार सिंगला को जो है इजराइल में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। 1997 बैच के IFS अधिकारी सिंगला को 2014 में प्रधानमंत्री का निजी सचिव बनाया गया था। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो IFS अधिकारी हैं विवेक कुमार। ठीक, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, विवेक कुमार। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में माउंट एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिदम ममानिया। और यहां पर इमेज में देख सकते हैं यह है रिदम ममानिया, जो कि माउंट एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बनी। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुंबई की वर्ली की रहने वाली हैं, 10 वर्षीय हैं। इनका नाम क्या है? रिदम ममानिया। इन्होंने जो है क्या किया है, हाल ही में नेपाल में जो हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप है, माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसके बेस कैंप को इन्होंने फतह किया है। और इस बेस कैंप को फतह करने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है। यहां पर एक बात ध्यान रखनी कि माउंट एवरेस्ट को फतह नहीं किया है, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप को फतह किया है। और उस बेस कैंप की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 5364 मीटर। वह बेस कैंप पर चढ़ने के लिए युवा पर्वतारोहियों के साथ शामिल हुई थी और 5364 मीटर की ऊंचाई पर 11 दिनों में बेस कैंप की चढ़ाई पूरी कर एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। ठीक, तो यहां से ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बन गई है? तो ये बनी है रिदम ममानिया। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे, ये पहले व्यक्ति थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो जोंको तबे। तीसरा क्वेश्चन ध्यान रखना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी बछेंद्री पाल। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति, हाल ही में आपको बताया था 26वीं बार इन्होंने चढ़ाई की है, और नाम क्या है? कामी रीता शेरपा। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन सी है? तो ये भी आपको बताया था, और इन्होंने 10वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया, और नाम क्या है? लखपा शेरपा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? तो ये है यूचिरो म्यूरा। ठीक, ध्यान रखना है जिनकी एज कितनी है? 80 साल और लगभग 4 महीने। ठीक है, 80 साल 4 महीने जो इनकी एज थी जिस टाइम पर इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे युवा कौन है? तो ये है जॉर्डन रोमेरो। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं माउंट एवरेस्ट से संबंधित, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया, जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम। दोस्तों, बेल्जियम ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया, जो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। दरअसल दोस्तों क्या है कि मंकी पॉक्स के जो मामले वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं, और ऐसे में जो बेल्जियम देश है यहाँ पर जिसको भी मंकी पॉक्स के बीमारी से पीड़ित है, यानी मंकी पॉक्स से जो पीड़ित व्यक्ति है उसे 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है बेल्जियम ने, और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बना है। बेल्जियम में मंकी पॉक्स के 4 मामले मिल चुके हैं और सभी मामले एक त्योहार से जुड़े हैं। बेल्जियम इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ने बताया कि देश में संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा कम है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि बेल्जियम में 4 मामले जो है मंकी पॉक्स के पाए गए हैं, और बेल्जियम ने 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन भी शुरू कर दिया है जो कि मंकी पॉक्स से पीड़ित है। तो ध्यान रखना है मंकी पॉक्स से पीड़ित व्यक्ति को अनिवार्य क्वारंटीन शुरू करने वाला देश, ये पहला देश बना है बेल्जियम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा महिला टीम ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में कर्नाटक को 2-0 से हराकर सीनियर नेशनल में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। आसिम कंचन वर्ला 59 ने देर से गोल करके खेल को सील कर दिया, जिससे ओडिशा ने कर्नाटक को 2-0 से हराकर चैंपियनशिप का दावा किया। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी। तो यहां से आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि जो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ये कहां पर आयोजित की गई? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में ये आयोजित की गई, और इस चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो ध्यान रखना है ओडिशा महिला टीम ने इसे जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वॉर्क से मेयर चुना गया?
इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुनील चोपड़ा। और यहां पर इमेज में भी देख सकते हैं ये है सुनील चोपड़ा। भारतीय मूल के बिजनेसमैन है सुनील चोपड़ा। इन्हें जो है दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वॉर्क के मेयर के रूप में चुना गया। वे इस पद पर बैठने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। वह 2014-15 में इसके मेयर व 2013-14 में इसके डिप्टी मेयर रह चुके हैं। लेबर पार्टी ने चोपड़ा के नेतृत्व में लंदन ब्रिज और वेस्ट बरमोंडसी सीट पर लिबरल डेमोक्रेट्स को हराया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि भारतीय मूल के ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें लंदन बरो ऑफ साउथ वर्क के मेयर के रूप में चुना गया। तो नाम ध्यान रखना है सुनील चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टैपन। और इमेज में देख सकते हैं ये है मैक्स वर्स्टैपन। फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन मैक्स वर्स्टैपन ने रेड बुल में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीतकर फेरारी के चार्ल्स लेक्लर से शीर्ष पर कब्जा कर लिया, जो सर्किट डी बार्सिलोना कैटालोनिया में नेतृत्व करते हुए एक इंजन की विफलता के साथ सेवानिवृत्त हुए। मैक्सिकन सर्जियो पेरेज 13 सेकंड पीछे दूसरे स्थान पर रहे। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तो ध्यान रखना है आपको, इमोला और मियामी के बाद लगातार तीसरी जीत के लिए जो है अपनी टीम के साथी को पास करने के लिए कहा गया। तो यहां पर यह आपको ध्यान रखना है कि शीर्ष स्थान पर रहे मैक्स वर्स्टैपन और दूसरे स्थान पर रहे मैक्सिकन सर्जियो पेरेज। ठीक, तो ये फर्स्ट और सेकंड ध्यान रखना है। और चैंपियनशिप कौन सी थी? तो ये चैंपियनशिप स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है किसने जीती? मैक्स वर्स्टैपन ने। तो दोस्तों ये थे 24 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश का पहला हिस्ट्री म्यूजियम कहां पर बनाया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, लखनऊ में। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आग बुझाने के लिए दमकल विभाग में 2 रोबोट शामिल किए? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।